स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल। स्टडी IQ के PCS यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं वीरत दुबे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो काफ़ी ज़्यादा पास आती जा रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स में हम वो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो पिछले 1-1.5 साल से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का सेशन है ये। आज के सेशन में हम लोग MCQ के थ्रू जो है वो बात करेंगे और इस पर आधारित जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो हम लगातार आपके सामने लेकर के आने का प्रयास करेंगे जो शेष बचे हुए दिन हैं उसमें। तो जो करंट अफेयर्स है यानी कि जो इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसके सेक्शंस की अगर हम बात करें तो लगभग मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन के आसपास तो आते ही हैं। ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें देखने को हम लोग को मिलते हैं। तो ये बात है कि आपका अपकमिंग एग्जाम जो है वो 12 जून को हो रहा है, 12 जून को है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ये। आगामी भी परीक्षाएं कई सारी हैं, उसमें भी आपके लिए योगदान देने के लिए ये MCQs की बुक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं आगे की परीक्षाओं के लिए, या फिर किसी को रिफर कर सकते हैं अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो। इसके अलावा आगे जो भी स्टूडेंट UPSC IAS प्री कम मेंस का कोर्स फाउंडेशन बैच लाइव बैच है जो इस सेशन में ये खास तौर से स्टडी IQ की तरफ से शुरू किया जा रहा है। स्टडी IQ एजुकेशन की तरफ से फाउंडेशन बैच UPSC IAS प्री कम मेंस के लिए बैच शुरू हुआ है। आप इसे परचेज कर सकते हो आराम से जा करके, परंतु उसमें अगर आप कोड ये यूज करेंगे विरद लाइव VIRAD LIVE विदाउट एनी स्पेस तो आपको इंस्टेंट जो है वो डिस्काउंट मिलेगा और जो कोर्स है वो आपका 18,500 का पड़ जाएगा। इजीली अफोर्डेबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि लाइव इंटरेक्शंस रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन आंसर सामने कर सकते हो और ऐसा स्टडी IQ के माध्यम से पहली बार हो रहा है। तो जस्ट यूज दिस कोड एंड अवेल द डिस्काउंट। चलिए तो MCQ बगैर देर किए हुए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। पहला MCQ आप पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ करके आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है। देखिए एक चीज छोटी सी मैं बता देता हूं, अभी हाल ही में UPSC की परीक्षा हुई, आप सब लोगों को मालूम है 5 जून को UPSC का एग्जाम कंडक्ट हुआ था और आपने देखा ही होगा कि इसमें जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन रहा, ये इसमें से जो करंट अफेयर्स पूछे गए, ये करंट अफेयर्स जो थे मतलब 1-1.5 साल पहले के, 2 साल पहले के भी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस रखे गए। और UPPSC की अगर आप बात करते हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उठा के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 2-3 महीने पहले की खबर से लेकर के 1.5-2 साल पहले तक की खबर भी पूछी जाती है। यानी कि ये आपको रेंज जो है थोड़ी सी वाइड मिलती है। इसलिए परेशान मत हो जाएगा सर ये तो 2020 का क्वेश्चन है। आप देखिए 31 दिसंबर 2020, आप इसे 2021 के रूप में देख सकते हैं। तो 1 साल पहले की बात है, ज्यादा पहले की बात नहीं है, 1-1.5 साल पहले की बात है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो कवर कर सकते हो आप कवर करिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B, राजकोट। राजकोट में उन्होंने ये कह सकते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट शहर में एम्स की स्थापना की है। कई सारे एम्स हैं, इसमें करीब 750 बेड्स की अवेलेबिलिटी है, 750 करीब बेड्स की अवेलेबिलिटी है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि 30 बेड्स जो हैं वो आयुष के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, आयुष समझ ही रहे हैं, आयुष बेड के नाम से 30 बेड्स इसमें रिजर्व्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। करीब 1195 करोड़ का इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, यानी कि पैसा जो खर्चा करने की बात है वो जो है वो कितना है 1195 करोड़ रुपीस। ठीक है, और 2022 में इसको तैयार हो जाने का पूरा संभावना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या फिर जयपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में उन्होंने मतलब मेजेंटा लाइन पर चलने वाली मेट्रो रेल है जो कि ड्राइवर रहित मेट्रो रेल है। ये जो है करीब करीब आपका 8.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, मतलब 8.4 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है जो कवर किया गया था प्रैक्टिस जब करी गई थी तो शाहदरा से लेकर के 30 हजारी कोट तक। ठीक है, 30 हजारी स्टेशन तक, शाहदरा स्टेशन से लेकर के या शाहदरा स्टेशन से लेकर के 30 हजारी, 30
हजारी स्टेशन के बीच में करीब 8.4 किलोमीटर की जो है इसकी डिस्टेंस तय करी गई थी। तो ये शहर कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली मेट्रो ने ये काम कर दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो पूछा गया सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। जनवरी, 10 जनवरी, 15 मार्च, 25 दिसंबर या फिर 12 अप्रैल। आप सब लोगों को मालूम है कि सुशासन दिवस जो है ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और ये डेट आपकी कौन सी है? 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके सामने चल रही है, आप इसे जरूर जो है ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? ये काफी न्यूज में रहा था, काफी चर्चा में रहा था ये विधेयक। फिर से एक बार रीड करते हैं और ऑप्शंस इसके क्या क्या हैं। इसके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो आपको मालूम है इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। यानी कि एमपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 जो है उसको लागू करने के लिए मंजूरी दी है। उसमें यह भी कहा गया है कि इच्छा विरुद्ध या यूं कह सकते हैं बलपूर्वक या यूं कह सकते हैं कपटपूर्ण तरीके से, कपटपूर्ण तरह से जो धर्मांतरण है, अगर ऐसा कोई धर्मांतरण होता है तो ऐसे केस में जो भी अपराधी है उसे 10 वर्ष की सजा दी जा सकती है या फिर 10 वर्ष की सजा के साथ साथ इसे जो है पेनाल्टी जो है वो भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो 10 वर्ष की मतलब कैद जो है उसके साथ साथ करीब 1 लाख के आसपास तक का जुर्माना है। पेनाल्टी के रूप में अगर देखा जाए तो जुर्माना कितना है? 1 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 की मंजूरी दी है एमपी सरकार ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एडीबी का जरा मुख्यालय कहां है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरा मुझे बताइए। इतना तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो करिए, 2-4 चीजें जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए एडीबी का मुख्यालय कहां है, इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक, वर्तमान समय में तो मैं पूछ रहा था कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि $10 मिलियन जो है वो देने की बात करी है। क्या ये मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो ध्यान रखना है ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी है उसको बढ़ावा देने के लिए ऋण देने की बात करी गई है। किसकी तरफ से? एडीबी की तरफ से। कितना अमाउंट है ये? $10 मिलियन का अमाउंट है। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस हैं, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। अब इन चारों ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। 6 जनवरी 2021 से इस बात को लागू किया गया कि जो किसानों की आय है उसको दोगुना करने का प्रयास किया जाए। इसके अंतर्गत भी कई सारे विशेष कार्यक्रम और तमाम सारी योजनाओं को इनबिल्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि AICF, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन चुने गए हैं? हिंट मैं दे सकता हूं कि जो भी व्यक्ति चुने गए हैं वो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश का पहली बार रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है। पहली बार कोई यूपी से है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए वोटिंग वगैरह होती है, ठीक, और मत पड़ते हैं, मत पड़ने के बाद चुना जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर संजय कपूर, डॉक्टर रवि अग्रवाल या फिर डॉक्टर मनोज सिन्हा। 4 ऑप्शंस आपके सामने आ रखे हैं। इनमें से सही जवाब क्या है? इनमें सही जवाब है डॉक्टर संजय कपूर। ठीक है,
तो डॉक्टर संजय कपूर जी को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि AICF, ठीक, आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, फुल फॉर्म भी आप इसका ध्यान कर सकते हैं, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF, इसके जो है अध्यक्ष चुने गए। ठीक, अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, नेपाल, चीन, अमेरिका और रशिया। और यदि अगर इसमें कहीं ऑप्शन में पाकिस्तान होता तो फिर आप आसानी से पाकिस्तान लगा सकते थे और आयोग जो है पाकिस्तान नाम दे सकता है इसमें। तो मलाला यूसुफजई जो हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आपको मालूम ही है। लेकिन ये जो योजना है ये आपको ध्यान रखना है, ये अधिनियम जो पारित किया गया है ये अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि वर्ष 2020 से लेकर के वर्ष 2022 के बीच में अमेरिका में वर्ष 2020 से लेकर के वर्ष 2022 तक इनके बीच में अगर जो पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं जो शिक्षित हो रही हैं तो उनको स्कॉलरशिप देने की बात करी गई है, और स्कॉलरशिप जो है 50% तक दिया जाएगा। 50% स्कॉलरशिप देने की बात करी गई है, यानी कि छात्रवृत्ति देने की बात करी गई, छात्रवृत्ति। ठीक है, तो 50% पाकिस्तानी महिलाओं को मिलेगी, पाकिस्तानी छात्राएं अगर हैं तो उनको जो है 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी 2020-22 के दौरान में। तो ये इसके लिए अधिनियम जो है वो है मलाला यूसुफजई अधिनियम, जो कि अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमेरिका। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगा? तो तमिल अकेडमी की स्थापना करने की बात किसने करी है? दिल्ली सरकार ने करी है, या फिर पंजाब सरकार ने की है, या फिर झारखंड सरकार ने की है, या फिर बिहार सरकार ने की है? किसने करी है ये आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं एन राजा। ठीक है, उपाध्यक्ष। और पूछा गया है कि तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना किसने की है, किस सरकार ने करी है? तो ये करी है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार। एक बात और ध्यान रखिएगा सभी लोग कि यूपीपीएससी के जो एग्जाम होते हैं और यूपीपीएससी में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, मोस्टली तो आपने देखा होगा जब स्टेट पीएससी एग्जाम कराती है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम जब होते हैं तो उसमें स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स रहती है। ठीक है, लेकिन जब हम यूपी की बात करते हैं, यूपीपीएससी की, आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिएगा, ऐसा नहीं कि यूपी की करंट अफेयर्स नहीं आती, इसमें आती है, लेकिन इसमें हर चीज का मिक्सचर रहता है। मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूपी, ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यूपी के ही करंट अफेयर्स को याद करके जाएं, यूपी की ही योजना को याद करके जाएं, ऐसा नहीं है। सारी चीजें आप कर सकते हो, जहां से भी पढ़ सकते हो पढ़िए, पर आप इसका रिवीजन के तौर पर रखिए इसको। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया का सबसे ज्यादा दान जो है वो किस व्यक्ति ने किया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने कौन सा है? पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, दूसरा ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, तीसरा है डेविड रॉक्स और चौथा है बर्नार्ड मॉक्स। तो 2020 में सबसे ज्यादा जो है वो दान किसने दिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जलवायु परिवर्तन ठीक है, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जिन एजेंसीज ने जो काम किए हैं उस पर जो है सबसे ज्यादा खर्चा किया गया है। और ये सबसे ज्यादा खर्चा किया किसने है? जेफ बेजोस ने। तो जेफ बेजोस जो हैं वो दुनिया में 2020 में सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, जेफ बेजोस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करीब करीब आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने मतलब 10 अरब डॉलर के आसपास जो है वो खर्चा किया है। तो काफी बड़ी मात्रा है, ऐसा नहीं है कि काफी बड़ी मात्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने की लगेगी? तो आपको उस परियोजना के बारे में ये बताना है कि ये कहाँ हो रही है।
तो आंसर में तो यहाँ यही है खांडवा, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि खांडवा किस राज्य में है। आप ऐसे सिंपली समझ लीजिए कि खांडवा किस राज्य में, ये पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का आंसर तो इसमें ऑलरेडी है। तो पूछा गया किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से। तो आपको एक तो पॉइंट यहां पे मिल गया कि सबसे बड़ा है और कितना है 600 मेगावाट। तो 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना है ये, जो कि वर्ष 2022-23 में तैयार हो जाएगी। इसका तैयारी वर्ष जो है आपको 22-23 देखने को मिल रहा है। और ये जो है एमपी के खांडवा में है। कहां पर? खांडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, खांडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी। ठीक है, तो ये खांडवा में है, मध्य प्रदेश जो है ये खांडवा में, आपको ये ध्यान रखना है। और इसी नदी पर एक डैम है जिसका नाम है ओंकारेश्वर डैम, ओंकारेश्वर बांध। ये ओंकारेश्वर बांध बना करके इस परियोजना को मतलब कवर अप किया जाएगा। और इसमें फ्लोटिंग कह सकते हैं कि वो डिवाइसेस रहेंगी। पानी का स्तर नीचे होगा तो ये नीचे चले जाएंगे, पानी का स्तर ऊपर होगा तो ऊपर आ जाएंगे। बाढ़ इत्यादि का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सूरज की रोशनी से कन्वर्ट होगी, ये ऊर्जा मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एमपी। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी किए जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? अब 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या फिर अजीम प्रेमजी। एक ही विदेशी नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और वो कौन सा है? एलन मस्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलन मस्क। एलन मस्क जो हैं, इनके बारे में अगर देखा जाए तो करीब इनकी जो राशि है करीब 188 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, इनकी जो कमाई है वो 188 बिलियन यूएस डॉलर। किसकी? एलन मस्क की। और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार। अगर देखा जाए तो एलन मस्क जो है वो है, एलन मस्क जो है वो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। और आपको मालूम होगा कि ये टेस्ला जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो जोस बेजोस हैं, जो कि जो अमेजन के जो सीईओ हैं, वो दूसरे नंबर पर है। अगला है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्षों से सबसे पुराने वाहनों को हटाने के लिए, यानी कि ऐसे वाहन जो 15 वर्ष पुराने हो गए, 15 वर्ष से ज्यादा पुराने हो गए, तो 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा करी है? तो स्क्रैप नीति जो है ये 2019 में ही घोषित कर दिया गया था। 2019 में ही घोषित किया गया था कि हम, यानी कि भारत सरकार जो है वो 1 अप्रैल 2022 से 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप में कन्वर्ट करेगी। और स्क्रैप, आप नया वाहन खरीदने जाएंगे तो उसके मूल्य में कुछ आपको कमी भी देखने को मिलेगी अगर आप ये स्क्रैप जो है वहां पर देते हो या फिर उसको शो करते हो, उसको जमा किया आपने, तो उसमें कुछ छूट भी मिलेगी, ऐसा भी है। तो 2019 में इसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी, मतलब ये नियम आ चुका था, लेकिन इसे लागू कब से होगा? लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2015 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से इसे लागू किया जाना है। अगला प्रश्न है मराठी के जाने माने उपन्यासकार के बारे में, और पूछा जा रहा है कि नामदेव चंद्रभान कामले को साहित्य में उनके योगदान के लिए, ठीक है, साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहली बात तो ये मराठी के हैं उपन्यासकार, नाम है इनका नामदेव चंद्रभान कामले। विनोद कामले का नाम सुना है? उसी तरह से याद रखना, ठीक। तो नामदेव चंद्रभान कामले, इनको साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पुरस्कार मिला है पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है? कामले जी को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, यह भी ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है
1995 में, 1995 में। तो ये पॉइंट भी आप एडिशनली चाहें तो याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल, ये तो पोर्टल का नाम है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल, ठीक है। और पूछा गया है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, तो एक और पॉइंट आपको मिल गया कि ये शुरुआत किसने, मतलब इसको इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के निर्माण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो उस पोर्टल का नाम बताना है, क्या वो युद्ध शक्ति है, श्रम शक्ति है, न्याय शक्ति है या घोष शक्ति है? तो करेक्ट आंसर है इसका श्रम शक्ति, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्रम शक्ति पोर्टल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक चीज हाँ और इसमें ध्यान रखनी है, आत्मनिर्भर भारत ग्रामीण जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत जो भी जनजातीय लोग हैं उनको इसमें लिस्टेड किया जाएगा और उनको जो है कहीं ना कहीं से ऐसे श्रमिकों को इसमें लिस्टेड किया जाएगा और उनको इस योजना से संबंधित लाभ पहुंचाए जाएंगे। और जो स्टेट और नेशनल दोनों भी तरीके की जो भी योजनाएं जो इनके लिए लाभकारी होंगी उसमें इनका नामांकन रखा रहेगा। अगला है, विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ऑप्शन आपके सामने 4 रखे हैं यहां पर, इनमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है शुभदर्शिनी त्रिपाठी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभदर्शिनी त्रिपाठी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ही पहला ऑप्शन है शुभदर्शिनी त्रिपाठी। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है, 9वां सबसे बड़ा देश, ये ध्यान रखना है, 9वां सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, ठीक। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा करी है? 2021 में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद की घोषणा करी है। तो ये $1.5 लाख देने का काम कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो भारत सरकार ने घोषणा करी कि हम विश्व शांति के लिए लीड करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इसलिए यहां पर इस काम को करना ही है, ठीक है। तो भारत जो है इसको लीड करेगा, यह हमें ध्यान रखना है। और भारत ने $1.5 लाख की मदद करी है, $1.5 लाख की मदद करी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए, अब यहां पर ध्यान रखना 2021 पूछा गया है, जबकि 2022 के भी पुरस्कार दिए जा चुके हैं। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पूरी पुरस्कार एवं सम्मान पर मैंने कई सारी श्रृंखला ली हैं। तो पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको, तो आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, लक्ष्य सीरीज की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 32 स्टूडेंट को चयनित किया गया था। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए, यही प्रश्न पूछ लिया जाए तो इनकी संख्या 29 हो जाएगी, 29। ये ध्यान रखना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बच्चों को इनोवेशन के लिए मिलता है, बहादुरी के लिए मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है, ऐसे डिफरेंट क्षेत्रों के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2021। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए नासा का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए सभी लोग, फुल फॉर्म नासा का क्या है। तो नासा ने हाल ही में किस अमेरिकी भारतीय महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस हैं, भव्या लाल, मनीषा घोष, उजरा जेया या फिर कमला घोष। बहुत ही फेमस नाम था, जब ये न्यूज में आया था तो बहुत दिन तक न्यूज में रहा था। और ये करेक्ट आंसर है इसका भव्या लाल, और उस समय की तात्कालिक परीक्षाओं में पूछा भी गया था। तो ये इस तरीके क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? भव्या लाल है, ध्यान रखना नाम में। तो ये भारतीय अमेरिकी महिला हैं जो कि नासा में कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई थी। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? 4 ऑप्शंस हैं, होम मिनिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या फिर जल शक्ति मंत्रालय या फिर कोल मिनिस्ट्री।
4 ऑप्शन हैं। अब यहां पर योजना कौन सी है? गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है। और फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, जल शक्ति मंत्रालय किसके मतलब इसके प्रमुख कौन है, इसके मंत्री कौन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सब बहुत फेमस नाम है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपसे। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में विश्व रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 53, ठीक है, 53, 28, 30 या फिर 43। कितने स्थान पर पहुंच गया है? जल्दी से बताइए इसके बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये जो है इकोनॉमिक्स इंडेक्स जारी करने वाली जो संस्था है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और भारत जो है इसमें 53वें स्थान पर है। और इस संस्था ने बताया है कि क्योंकि जो लोकतंत्र की जो शर्तें हैं उस पे कहीं ना कहीं भारत पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम खरा उतरा है। इसके अलावा दूसरी बात, जो नागरिक अधिकार इस संस्था के द्वारा भारत में नागरिक अधिकारों के अंदर थोड़ी सी कमी देखी गई है। इस आधार पर इसे जो है 2 स्थान नीचे किया गया है और ये 53rd स्थान पर है, यानी कि 53वें स्थान पर है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा पर आप लोग कंफर्म करिएगा। 6.9 शायद इसकी रेटिंग है, बट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ब्लूमबर्ग के द्वारा अभी एक और रिपोर्ट मैंने आपसे पूछी थी और उसके द्वारा जो है एक और रिपोर्ट का क्वेश्चन यहां पर है। इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो इनोवेशन का मतलब हो गया कि कोई ऐसे क्षेत्र की बात करी जा रही है जिसमें नवाचार उपस्थित हो। नवाचारिता के स्थान में अगर देखा जाए तो भारत जो है 50वें स्थान पर रहा है, 50th स्थान पर। और मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट नंबर पर कौन था, तो आपके मन में अमेरिकन कंट्री और इस तरीके की चीजें आने लगेंगी। और आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वो टॉप 10 में भी नहीं रहा, टॉप 10 में भी नहीं है। नंबर 1 पे है वो साउथ कोरिया। ठीक, और भारत का स्थान कौन सा है इसमें? भारत का स्थान है 50वां। नंबर 1 पे जो है वो कौन है? साउथ कोरिया। भारतीय टेलीविजन एकेडमी, अगर आप इसको शॉर्ट में देखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? ITA, इंडियन टेलीविजन अवार्ड। लेकिन इसका ईयर देखिए क्या है, इसका ईयर है 2021 वाला, 20वां है, क्योंकि अब 21वां भी दिया जा चुका है। लेकिन यहां पर 20वें के लिए क्वेश्चन है कि 20वें पुरस्कार में निम्नलिखित में से हॉल ऑफ फेम पुरस्कार किसको दिया गया था? तो हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिया गया था एकता कपूर को। किसको दिया गया था? एकता कपूर को। और अब आपको ध्यान रखना है, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर, ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये बेस्ट एक्ट्रेस और ये बेस्ट एक्टर के लिए ये 21वें इंडियन टेलीविजन अवार्ड के विजेता के ये 2 नाम आपको एटलीस्ट याद रखने ही हैं। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखने ही हैं। किसी भी विधा में पूछा जा सकते हैं, डिफरेंट विधाएं इसमें रखी जाती हैं। ठीक है, कॉमेडियन का भी है, उसके अलावा जो है जो धारावाहिक वगैरह आते हैं उस पर भी आता है। तो हर तरीके की स्पर्धा इसमें रखी जाती है। लेकिन ये 2 अवार्ड आप रखेंगे फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म। ठीक है, बड़े पर्दे वाली फिल्म, शॉर्ट फिल्म नहीं। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में CPI बोलते हैं। यह रिलीज किया गया और भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों की सूची में कौन से स्थान पर आ गया है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि 6 स्थान खिसककर कितने स्थान पर आ गया है। इसके लिए 2019 की अगर हम बात करेंगे तो 80वें स्थान पर था, 80वें स्थान पर। तो 6 स्थान खिसक करके 86वें स्थान पर आ गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है,
तो ट्रांसपेरेंसी भी हमारे यहाँ नहीं है, मतलब हमारे ऊपर भ्रष्टाचार मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है, ऐसा इनका मानना है। साथ ही साथ आपने देखा कि जो लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसमें भी कुछ कमी आई है देश में। तो पढ़िए लिखिए बढ़िया से और देश को भ्रष्टाचार से भी बचाइए और लोकतंत्र की भी सुरक्षा करिए, ठीक है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? और ये वाला जो ऐप है ना, ये भी जो कह सकते हैं, वैसे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरा राशन ऐप। तो ये मेरा राशन ऐप जो है किस परियोजना का एक भाग है वो बता देता हूं। वन नेशन वन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन कार्ड प्रोग्राम के अंतर्गत है, ठीक है, एक राष्ट्र एक कार्ड परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, हाल ही में एक अधिसूचना जारी करी है। इसमें वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 50 करोड़ रुपए से घटाकर, इससे पहले 100 करोड़ था, तो 100 करोड़ से घटा करके इसको 50 करोड़ किया गया। ये करीब 2021 मार्च के आसपास की बात है। 50 करोड़ किया गया और फिर इसे घटा करके कितना कर दिया गया है? अब ऑप्शंस हैं 20 करोड़, 80 करोड़, 70 करोड़ या 50 करोड़। देखो 50 करोड़ भी ऑप्शन में दिया हुआ है। मजे की बात तो ये है, इसका करेक्ट आंसर है 20 करोड़ रुपए, ठीक। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो बताना है आपको कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा करी है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है हमारे पास में 52 अरब, 52 अरब, 82 अरब डॉलर या फिर 12 अरब डॉलर। पूछा क्या गया है? पूछा गया है 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर निवेश करने की बात करी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 82 अरब डॉलर। 82 अरब डॉलर। और इसमें ऐसा है कि परिवहन मंत्रालय में जो समुद्री परिवहन का जो क्षेत्र है उसमें अगर हम देखेंगे तो करीब करीब नौसेना में काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाने की बात करी गई है। इसके अलावा जो तमाम सारे लाइट हाउसेज हैं, जैसे भारत के अंतर्गत देखा जाए तो करीब 189 लाइट हाउस हैं, ठीक है। लाइट हाउस जानते हैं ना, वो बीच में टापू की तरह लगे रहते हैं और मतलब उसमें से लाइट्स होती हैं, वो जो जहाज होते हैं उनको एक तरीके से दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो करीब 189 लाइट हाउसेज हैं, जिनमें से कुछ लाइट हाउसेज ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि वहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके। पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए। तो यहां पर ध्यान रखना है कि 189 लाइट हाउसेज में से करीब 78 लाइट हाउसेज ऐसे हैं, 78 लाइट हाउसेज ऐसे हैं, 78 जिनमें पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात करी गई है और इन्हीं सब चीजों के लिए निवेश करने की बात यहां पर हुई है। और निवेश कितने करने की बात हुई है? 82 अरब डॉलर की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो मैंने आपको आज की श्रृंखला में बताया। अच्छा, एक और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड लॉन्च किया है? तो पहला मेगा फूड इटली ने लॉन्च किया है। खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं इसमें शामिल रहेंगी। ये लॉन्च किया है रशिया में। तो ये एक प्रश्न और था जो मैंने आपको यहां पर बताया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अगले प्रश्न जो है वो आपके श्रृंखला में चाहते हैं या फिर शेष बचे 2-3 दिन में आप उससे और क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो कि हम कर सकते हैं आपके लिए, एक बार जरूर बताइए, ठीक है। आप इसके लिए हमसे इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप नीचे सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस दौरान बचे हुए शेष 2 दिन में और क्या चाहिए। शेष 2 से 3 दिन आराम से रिलैक्स जरूर करिएगा, घबराइएगा नहीं। तैयारी जितनी हुई है उतनी परफेक्ट हुई है, ये यकीन रखिएगा। और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, अति आत्मविश्वास को छोड़ते हुए और स्वयं पर विश्वास रखते हुए तैयारी करते रहिए। अंतिम दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं।
इसी उम्मीद में कि आप सभी लोगों की परीक्षाएं शुभ होती रहें और उसमें यूपी पीसीएस की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में जो स्टडी आईक्यू पीसीएस का जो योगदान है, उस योगदान को जितना संभव हो सके हम बढ़ा सकें, आपके सामने ला सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी रहे, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।